Good morning everyone. I hope all you are doing well. अविदय कोचिंग क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो हमारी जो टॉपिक है जो हमारा वो चल रहा था बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस। तो हमने इस टॉपिक में इसका बेसिक पढ़ लिया है। बेसिक हमने यही पढ़ा है कि बेसिकली बायोटेक्नोलॉजी का मतलब क्या होता है। हमने फिर ये देखा कि हमने रिकॉम्बिनेंट डीएनए जो है वो कैसे बनाया। ठीक है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ा, किसने इसको डिस्कवर्ड किया था हमने वो भी जाना। फिर हमने टूल्स की बात की कि हमें रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाने के लिए कौन कौन से टूल्स की आवश्यकता है। ठीक है, तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में हमने कौन कौन से टूल्स पढ़े। पहला क्या पढ़ा था, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसिस। रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसिस पढ़े। उसके बाद क्या पढ़ा, हमने वेक्टर्स पढ़े, हमने वेक्टर्स पढ़े, कॉम्पिटेंट होस्ट पढ़ा। ये हमारे कुछ एसेंशियल टूल्स हैं जो हमें रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में आवश्यक है। तो इसके जो प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में, उसमें हमने वेक्टर को बहुत डिटेल में डिस्कस किया था। सबसे पहले हमने वेक्टर की प्रॉपर्टीज पढ़ी थी। कौन सी तीन मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज थी वेक्टर की। पहली इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी थी इसमें ORI, दैट मीन्स द ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, जहाँ से हमारा रेप्लिकेशन जो है डीएनए का, वेक्टर डीएनए का, वो स्टार्ट होगा। ठीक है, ये स्पेसिफिक सीक्वेंस है हमारे डीएनए पे जहाँ से हमारा वेक्टर डीएनए का रेप्लिकेशन क्या होगा, स्टार्ट होगा। तो यहाँ से हमारा क्या होगा, रेप्लिकेशन स्टार्ट होगा। उसके बाद हमने दूसरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो थी किसकी, वेक्टर की। अभी हम वेक्टर की प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं। वो क्या पढ़ी हमने, दूसरी वेक्टर की प्रॉपर्टी, दूसरी क्या पढ़ी थी हमने, सेलेक्टेबल मार्कर्स। सिलेक्टेबल मार्कर्स, सिलेक्टेबल मार्कर्स का मतलब क्या होगा, जो हमें मार्क कर रहे हैं, जो हमें इंडिकेट कर रहे हैं, जो हमें बता रहे हैं कि हमारी कौन सी जीन ट्रांसफॉर्म्ड हुई है और कौन ट्रांसफॉर्म नहीं हुई है, कौन रिकॉम्बिनेंट बना है, कौन नॉन रिकॉम्बिनेंट है। वो आइडेंटिफाई करने के लिए हमने किसका इस्तेमाल किया था, सिलेक्टेबल मार्कर्स का इस्तेमाल किया था। हमने दो सिलेक्टेबल मार्कर्स पढ़े थे यहाँ पे, कौन कौन से, एक तो पढ़ा था टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस और दूसरा पढ़ा था हमने यहाँ पे क्या, एम्फिसिलिन रेजिस्टेंस। ये दोनों हमारी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन है। ठीक है, जिसके थ्रू हमने देखा था कौन रिकॉम्बिनेंट बन रहा है, कौन रिकॉम्बिनेशन बना रहा है, कौन नॉन रिकॉम्बिनेंट है, कौन सी जीन हमारी ट्रांसफॉर्म्ड है, कौन ट्रांसफॉर्म नहीं है। इसके थ्रू हमने ये जाना, किसके थ्रू, सिलेक्टेबल मार्कर्स। सिलेक्टेबल मार्कर्स में हमने दो मार्कर्स यूज किए थे, एक टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस और एक एम्फिसिलिन रेजिस्टेंस। इसमें हमने बेस्ट एग्जाम्पल जो पढ़ा था वेक्टर का, वो क्या पढ़ा था, PBR 322। PBR 322 इसका डायग्राम याद है, PBR 322 का हमने देखा था। PBR 322 एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट वेक्टर है। तो हमने तीन एसेंशियल पढ़ी। पहला तो उसके पास ORI होना चाहिए, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होना चाहिए। दूसरी हमारा क्या है, इसके पास सिलेक्टेबल मार्कर्स होने चाहिए। तो इसके पास टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन है जो एक एज अ सिलेक्टेबल मार्कर है, और दूसरी क्या है हमारे पास, एम्फिसिलिन रेजिस्टेंस, जो भी हमारा क्या है, सिलेक्टेबल मार्कर्स। तीसरी चीज हमने जो पढ़ी थी वो क्या पढ़ी थी, तीसरी चीज क्या पढ़ी थी हमने, तीसरी पढ़ी थी क्लोनिंग साइट्स। क्लोनिंग साइट्स को मैंने बोला था, इसको हम रिकॉग्निशन साइट भी बोल सकते हैं। ओके, क्लोनिंग साइट्स क्या हमारी रिकॉग्निशन साइट है, जो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस रिकॉग्नाइज करते हैं उन साइट को, उसके बाद उसको कट कर देते हैं। जब मैंने बताया था कि रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का मैकेनिज्म, मोड ऑफ एक्शन क्या है,
तो सबसे पहले बताया था कि पहले पूरा रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस स्कैन करता है पूरे डीएनए को, उसमें से वो एक रिकॉग्नाइज करता है उस रिस्ट्रिक्शन साइट को, उसके बाद उस पर वो कट लगाता है। ठीक है, तो ये हमारी क्या है, क्लोनिंग साइट। तो ये 3 एसेंशियल प्रॉपर्टीज थी जो हमने एक गुड वेक्टर में होनी चाहिए। तो हमने इसको बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया था प्रीवियस लेक्चर में कि हम सिलेक्टेबल मार्कर के थ्रू कैसे पता लगा सकते हैं कि कौन हमारा रिकॉम्बिनेंट है और कौन हमारा रिकॉम्बिनेंट नहीं है, कौन हमारा ट्रांसफॉर्म्ड है और कौन ट्रांसफॉर्म्ड नहीं है। तो प्रीवियस लेक्चर में, और इसके अलावा हमने एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन के अलावा हमने LAGZ जीन का भी यूज किया था टू फाइंड हमारी कौन सी सेल रिकॉम्बिनेंट है और कौन सी सेल नॉन रिकॉम्बिनेंट है। तो जो हमारा LAGZ था वो किसको कोड करता है, बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम को। ओके, तो इससे भी हमने पूरी कॉलोनीज बनाई थी, रेप्लिका प्लेटिंग एक्सपेरिमेंट किया था, उसके थ्रू हमने देखा था कि कौन सी सेल हमारी ट्रांसफॉर्म्ड हो रही थी और कौन सी सेल नॉन ट्रांसफॉर्म्ड हो रही थी। जहाँ पे हमारा जीन ऑफ इंसर्ट जाके जुड़ रहा था वो हमारा क्या हो रहा था, इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। ओके, तो ये हमने पूरी प्रोसेस प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था। अब हम पढ़ेंगे पूरा प्रोसेस ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। हमने मोस्टली चीज़ों के बारे में डिस्कस कर लिया है, अब हम पूरा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि हमने रिकॉम्बिनेंट डीएनए की पूरी प्रोसेस क्या है, किस प्रोसेस से हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना सकते हैं। तो वह हम पूरी प्रोसेस डिस्कस करते हैं। अब हम जानते हैं पूरा प्रोसेस ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का अब हम पूरा प्रोसेस जानते हैं कि हमने किस किस स्टेप से, मतलब क्या क्या स्टेप्स हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाने की। सबसे पहले हम आइसोलेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल। अब हमें रिकॉम्बिनेंट बनाना है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की हम प्रोसेस कर रहे हैं, तो सबसे पहले हमें आइसोलेशन करना पड़ेगा जेनेटिक मटेरियल का। आइसोलेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल मतलब डीएनए का आइसोलेशन करना पड़ेगा। अब हम आइसोलेशन कहाँ से करेंगे जेनेटिक मटेरियल का, हम बैक्टीरिया से कर सकते हैं, बैक्टीरिया से, बैक्टीरिया के पास है ना। तो हम आइसोलेशन करेंगे सबसे पहले जेनेटिक मटेरियल का, लाइक डीएनए का। अभी सिर्फ सिंपली प्रोसेस समझो, स्टेप बाय स्टेप क्या है, फिर हम इसको डिटेल में ही पढ़ेंगे। कैसे फर्स्ट स्टेप हम कैसे आइसोलेट कर रहे हैं जेनेटिक मटेरियल का। तो सबसे पहली स्टेप जो है प्रोसेस ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की, वो है आइसोलेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल। आइसोलेशन मतलब हमें किसी चीज में से किसी चीज को निकालना, वो कहलाता है आइसोलेशन। ठीक है, जैसे हम मूंगफली में से दाने निकाल रहे हैं, बीज निकाल रहे हैं, तो वो आइसोलेशन है। ठीक है, तो आइसोलेशन, हम किसका आइसोलेशन कर रहे हैं, जेनेटिक मटेरियल का, मतलब डीएनए का आइसोलेशन कर रहे हैं। अब हम किसी चीज से भी कर डीएनए का आइसोलेशन, हम कोई भी हम उसमें एज अ मॉडल ले सकते हैं, बैक्टीरिया ले सकते हैं या कोई अदर चीज ले सकते हैं जहाँ से हम डीएनए का आइसोलेट कर सकते हैं। सबसे पहले स्टेप में हम क्या कर रहे हैं, आइसोलेशन। आइसोलेशन मतलब ले रहे हैं उस चीज को, किसी चीज में से उस चीज को निकाल रहे हैं, ले रहे हैं, उसे आइसोलेशन कहेंगे। तो आइसोलेशन कर रहे हैं हम जेनेटिक, किसका आइसोलेशन कर रहे हैं, जेनेटिक मटेरियल। अब हमारा जेनेटिक मटेरियल क्या है, डीएनए। डीएनए का फुल फॉर्म क्या है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ये हमारे जेनेटिक मटेरियल है, उसको हम क्या कर रहे हैं, आइसोलेट कर रहे हैं, किसी दूसरी सेल में से ले रहे हैं जिस चीज को, उसको हम बोलेंगे आइसोलेशन। फिर जब हमने आइसोलेट कर लिया अपने जेनेटिक मटेरियल को, अब हमने क्या किया, आइसोलेशन कर लिया जेनेटिक मटेरियल का, मतलब डीएनए का। अब हमने ले लिया, निकाल लिया, उसके बाद क्या करेंगे, सेपरेशन ऑफ आइसोलेटेड डीएनए फ्रेगमेंट। फिर जो हमने जहाँ से आइसोलेट किया डीएनए को, उसके फ्रेगमेंट को हम क्या करेंगे, सेपरेट आउट करेंगे। ठीक है, सेपरेट मतलब अलग अलग करेंगे, किसको, डीएनए के फ्रेगमेंट को। ठीक है, तो हमने अब क्या किया, सेकंड स्टेप में सेपरेशन कर दिया आइसोलेटेड डीएनए फ्रेगमेंट का। ठीक है, ये सेकंड स्टेप है।
ये हमें सीक्वेंस वाइज प्रोसेस करती जानी है लैब में। ठीक है, पहले हमने आइसोलेशन किया जेनेटिक मटेरियल का, उस आइसोलेटेड जेनेटिक मटेरियल को हमने क्या कर दिया, फिर सेपरेट कर दिया, मतलब अलग अलग कर दिया। ठीक है, उसके बाद हमने तीसरी स्टेप में क्या किया, कटिंग सेगमेंट ऑफ आइसोलेटेड डीएनए एट स्पेसिफिक साइट बाय रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। तीसरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस है समझना, कटिंग सेगमेंट ऑफ आइसोलेटेड डीएनए। हमने जो डीएनए आइसोलेट किया उसके हम अब सेगमेंट कट करेंगे। अब कटिंग करने के लिए हमें पता है कौन सी एंजाइम का हम यूज करते हैं, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेसिस। तो वही हमने यहाँ पे यूज किया, कटिंग सेगमेंट ऑफ आइसोलेटेड डीएनए एट स्पेसिफिक साइट। स्पेसिफिक साइट क्यों बोला हमने, क्योंकि हमने बोला है एक स्पेसिफिक साइट, एक रिकॉग्निशन साइट पे ही वो कट करता है। पहले उसको रिकॉग्नाइज करेगा उस स्पेसिफिक साइट को डीएनए पे, उसके बाद वो उस पर कट लगाएगा। इसलिए हमने यहाँ पे क्या बोला है कि स्पेसिफिक साइट पे ही कट करेगा, बाय किसके द्वारा, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेसिस। तो क्या पड़ी तीसरी स्टेप, कटिंग सेगमेंट ऑफ आइसोलेट। जो हमने डीएनए आइसोलेट किया है उसको हम क्या करेंगे, कटिंग करेंगे एक स्पेसिफिक सीक्वेंस पे, एक स्पेसिफिक साइट पे, किसके द्वारा कट करेंगे, बाय रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेसिस। ओके, तो हमने तीन स्टेप्स पढ़ ली हैं अभी तक। पहले हमने आइसोलेशन किया जेनेटिक मटेरियल का, आइसोलेशन करने के बाद हमने उसको सेपरेट कर दिया, अलग अलग कर दिया। अलग अलग करने के बाद हमने सेपरेशन कैसे किया, बाय रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, बाय रिकॉग्नाइजिंग द स्पेसिफिक साइट। उसके बाद हमने उसको कट कर दिया, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। उसके बाद तीसरी स्टेप, अब हमने अपने डीएनए को आइसोलेट कर लिया। ठीक है, अब हमने आइसोलेट तो कर लिया, लेकिन हमें उसकी अब रिकॉम्बिनेशन होना है, तो हमें उसकी मल्टीपल कॉपी चाहिए ताकि हम उसकी प्रोटीन को मेंटेन कर सकें। वो करने के लिए हमने क्या किया, एम्प्लीफिकेशन ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट यूजिंग पीसीआर। पीसीआर मतलब हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे, पीसीआर को, इसकी पूरी प्रोसेस है। पीसीआर मतलब पी फॉर पॉलीमरेज, सी फॉर चेन, आर फॉर रिएक्शन। तो ये क्या हमारा, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। तो जब हमने कट कर लिया आइसोलेटेड डीएनए को, उसके बाद हमने क्या किया, एम्प्लीफिकेशन, मतलब हमने उस जीन की क्या बनाने लगी, अब मल्टीपल कॉपीज बनाएंगे हम इसकी। अब मल्टीपल कॉपीज कैसे बनेंगी, हमारी पीसीआर प्रोसेस से, हम इसको डिटेल में समझेंगे अभी। तो एम्प्लीफिकेशन ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट, यहाँ से हमारा रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस तक हमारा क्या आ गया था, जीन ऑफ इंटरेस्ट मिल गया था हमें। अब उस जीन ऑफ इंटरेस्ट की हमें मल्टीपल कॉपीज बनानी, एम्प्लीफिकेशन करना है उसका, हमें उसकी बहुत सारी कॉपीज चाहिए है। तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, पीसीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। चौथी स्टेप होगी। पांचवी स्टेप में क्या कर रहे हैं हम, इंसर्शन एंड लाइगेशन ऑफ डीएनए सेगमेंट इनटू वेक्टर। वही पूरा प्रोसेस है जो हमने रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में पढ़ा था शॉर्ट फॉर्म में। हमने क्या पढ़ा था उसमें कि हमारे पास ये प्लाज्मिड था, ठीक है, तो ये हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट था, यही पढ़ा था हमने। ये प्लाज्मिड था हमारा, ये जीन ऑफ इंटरेस्ट था। हम यहाँ पे सेम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का यूज कर रहे थे टू कट बोथ प्लाज्मिड डीएनए एज वेल एज द जीन ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, तो ये हमारा प्लाज्मिड क्या है, यू नो द प्लाज्मिड। प्रीवियस 2 लेक्चर में मैंने प्लाज्मिड को हर बार समझाया है कि क्या होता है। प्लाज्मिड आर ऑटोनोमसली सेल्फ रेप्लिकेटिंग डीएनए। ठीक है, ये हमारा प्लाज्मिड है जो ओनली सिर्फ बैक्टीरिया में ही फाउंड होता है। तो ये हमारा प्लाज्मिड है, ये हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है। अब यहाँ पे हम सेम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का यूज कर रहे हैं टू कट प्लाज्मिड एज वेल एज द जीन ऑफ इंटरेस्ट। प्लाज्मिड को और जीन ऑफ इंटरेस्ट दोनों को कट करने के लिए हम एक ही रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का यूज करते हैं। तो यहाँ से हमारा प्लाज्मिड कट हो गया और यहाँ से हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट कट हो गया। ठीक है, फिर यहाँ पे हम एंजाइम यूज कौन सा कर रहे थे, लाइगेस। लाइगेस यूज कर रहे थे ताकि एस का इंसर्शन हो सके। तो ये हमारा क्या बन गया था, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। ये बना था हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए।
अब हमने इसके पहले ये भी पढ़ा था यहाँ पे कि हम डायरेक्टली ट्रांसफर नहीं कर सकते इसको, ठीक है। इसके लिए हमें एक वेक्टर, एक व्हीकल, एक माध्यम की जरूरत पड़ेगी हमें अपने जीन ऑफ इंटरेस्ट को ट्रांसफर करने के लिए। तो हमने उसको वहाँ पे क्या यूज किया था, वेक्टर, ठीक है। तो वही पूरा प्रोसेस। अब हमने एम्प्लीफिकेशन कर दिया अपने जीन ऑफ इंटरेस्ट को यूजिंग द पीसीआर, मतलब हमने यहाँ पे मल्टीपल कॉपीज बना ली, ठीक है, मल्टीपल कॉपीज बना ली टू मेंटेन इट्स प्रोजेनी। उसके बाद हमने इंसर्शन एंड लाइगेशन ऑफ डीएनए सेगमेंट इनटू वेक्टर। फिर हमने इंसर्शन एंड लाइगेशन कर दिया उस डीएनए सेगमेंट का वेक्टर में, ठीक है। और वेक्टर पता है ना, वेक्टर को तो हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं एग्जैक्टली वेक्टर क्या है, ठीक है। फिर हमने उसके बाद इंसर्शन और लाइगेशन मतलब जोड़ दिया, इंसर्ट मतलब वहां पर डाल दिया, लाइगेशन और इंसर्ट कर दिया हमने अपने डीएनए सेगमेंट को वेक्टर में, ठीक है, वेक्टर में डाल दिया। उसके बाद इंसर्शन ऑफ, फिर हमने यहाँ पे जब वेक्टर में डाला तो ये हमारा क्या बन गया, यहाँ पे ये क्या बन गया, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। तो यहाँ पे हमने क्या कर लिया है, फॉर्मेशन ऑफ आरडीएनए, फॉर्मेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए, ठीक है। उसके बाद छठवीं प्रोसेस क्या है, इंसर्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए इनटू होस्ट सेल। उसके बाद अभी हमारा जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन गया था, उसके बाद हमने इसको किस में ट्रांसफर कर दिया था, किसी होस्ट में। तो हमने इसको कहाँ ट्रांसफर किया था, ई कॉलाई में। तो इसको हमने ट्रांसफर कर दिया था कहाँ, होस्ट में, ठीक है। तो फिर हमारा जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन गया है यहाँ पे, उसको हम ट्रांसफर कर रहे हैं कहाँ पे, होस्ट सेल में हमने इसको ट्रांसफर कर दिया। उसके बाद जब होस्ट में ट्रांसफर कर दिया, फिर सिलेक्शन ऑफ ट्रांसफॉर्म सेल। फिर हम जो जिसमें डाला है हमने, जिस होस्ट सेल में हमने डाला है, उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। तो अब हम सिलेक्शन करेंगे ट्रांसफॉर्म सेल का, कि हमें किस सेल में अपने होस्ट को डालना है, ठीक है। फिर कल्चरिंग ऑफ ट्रांसफॉर्म्ड होस्ट सेल टू फॉर्म क्लोन। फिर हम इसकी क्या करेंगे, मल्टीपल कॉपीज बनाएंगे, ठीक है। फिर नौवीं स्टेप क्या है, कल्चरिंग ऑफ ट्रांसफॉर्म्ड होस्ट सेल टू फॉर्म डिजायर्ड जीन। अब हम यहाँ पे अपनी डिजायर्ड जीन को बना लेंगे, ठीक है। तो ये हमारी पूरी प्रोसेस है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की। क्या पढ़ी, सबसे पहले हमने क्या किया रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में, सबसे पहले हमने आइसोलेशन किया जेनेटिक मटेरियल का। आइसोलेशन करने का मतलब हमने किसी चीज में से डीएनए को लिया, ठीक है। सपोज करो हमने बैक्टीरियल सेल में से डीएनए को लिया, बाहर निकाला, तो आइसोलेशन किया हमने जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल क्या है हमारा, डीएनए। डीएनए मतलब डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो सबसे पहले हमने आइसोलेशन किया अपने जेनेटिक मटेरियल का, पहला स्टेप आइसोलेशन कर लिया। फिर दूसरे स्टेप में सेपरेशन ऑफ आइसोलेटेड डीएनए फ्रेगमेंट। अब हमने जो डीएनए को आइसोलेट किया है, उसके फ्रेगमेंट को हमने क्या कर दिया, सेपरेट कर दिया, मतलब अलग अलग कर दिया। उसके बाद कटिंग सेगमेंट ऑफ आइसोलेटेड डीएनए एट स्पेसिफिक साइट बाय रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। अब हम क्या करेंगे, जो हमने डीएनए आइसोलेट किया है उस पे हम कट लगाएंगे बाय रिकॉग्नाइजिंग द स्पेसिफिक साइट, ठीक है। उस डीएनए की स्पेसिफिक साइट को हम रिकॉग्नाइज करेंगे, उसके बाद हम इसको रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से कट लगवा देंगे, ठीक है। तो तीसरी स्टेप ये हो गई। चौथी स्टेप में क्या किया हमने, अब हमने क्या कर लिया, आइसोलेट कर लिया डीएनए को। उसके बाद हमने इसका एम्प्लीफिकेशन किया बाय यूजिंग द पीसीआर। पीसीआर मतलब पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, ठीक है, जिससे हमने इसकी मल्टीपल कॉपीज बनानी शुरू करी, एम्प्लीफिकेशन करना शुरू किया। फिर उसके बाद हमने जो हमारे अब मल्टीपल कॉपीज बन गई जब हमारी उस जीन की, उसके बाद हमने उसको इंसर्ट या लाइगेट कर दिया कहाँ पे, वेक्टर में, ठीक है। इंसर्ट या लाइगेट करने का मतलब क्या हुआ, हमने वेक्टर डीएनए के साथ अपने जीन को जोड़ दिया,
ठीक है, लाइगेज वही लाइगेशन, लाइगेज एंजाइम की यूज, लाइगेज वर्ड आ गया था तो हम एंजाइम बोल रहे थे, यहाँ पे ना लाइगेशन बोल दिया, मतलब जोड़ दिया। ठीक है, किससे? वेक्टर से। अब वेक्टर मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है यहाँ पे, क्योंकि हम पहले ही वेक्टर को डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। तो हम यहाँ पे अब वेक्टर से अपने डीएनए सेगमेंट को जोड़ देंगे। जब हमने वेक्टर से अपने डीएनए सेगमेंट को जोड़ दिया तो हमारा क्या बन गया? रिकॉम्बिनेंट डीएनए। रिकॉम्बिनेंट डीएनए जब बन गया उसके बाद हमने क्या किया? उसको ट्रांसफर कर दिया होस्ट सेल में। ठीक है, फिर हमने सिलेक्शन किया ट्रांसफॉर्म्ड सेल का। ठीक है, ट्रांसफॉर्म सेल का सिलेक्शन किया, उसके बाद हमने कल्चरिंग करा दी। ठीक है, कल्चरिंग करा दी होस्ट की टू फॉर्म द क्लोन्स टू मेकिंग द मल्टीपल कॉपीज टू मेंटेन इट्स प्रोजेनी। उसके बाद हमें इसका डिजायर्ड जीन मिल गया। तो सबसे पहले हमने क्या किया? आइसोलेशन किया डीएनए का, फिर सेपरेशन कर दिया उस डीएनए का, फिर रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से बाय रिकॉग्नाइजिंग द स्पेसिफिक साइट हमने उसको कट कर दिया। कट करने के बाद हमने पीसीआर लगाया, उसकी मल्टीपल कॉपीज बनवाई, फिर उसके बाद हमने फॉर्मेशन कर लिया किसका? रिकॉम्बिनेंट। फिर हमने उसको कहाँ ट्रांसफर कर दिया? वेक्टर में। ठीक है, उस हमने फ्रेगमेंटेड डीएनए को ट्रांसफर कर दिया होस्ट में, तो वो क्या बन गया हमारा? रिकॉम्बिनेंट डीएनए। फिर उस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को हमने कहाँ डाला? होस्ट सेल में। ठीक है, फिर हमने इंसर्शन कर दिया रिकॉम्बिनेंट डीएनए को होस्ट सेल में। फिर होस्ट सेल में डालने के बाद हमने सिलेक्शन किया ट्रांसफॉर्म्ड सेल का। सिलेक्शन करने के बाद जब हमारी ट्रांसफॉर्म्ड सेल सेलेक्टेड हो गई, उसके बाद हमने उसकी क्लोनिंग करवा दी, कल्चरिंग ऑफ ट्रांसफॉर्म्ड होस्ट सेल टू ऑब्टेन क्लोन्स, ताकि हम इसकी बहुत सारी कॉपीज बना सके टू फॉर्म अ डिजायर्ड जीन। ठीक है, तो ये हमारी पूरी प्रोसेस है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की। अब हम हर एक स्टेप को डिटेल में पढ़ेंगे कि हर स्टेप में हम क्या करते हैं। तो हम प्रोसेस ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की बात कर रहे थे। हमने पूरी स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस जान ली है कि हमें पूरी प्रोसेस क्या है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की। हमने पहली प्रोसेस पढ़ी थी, सबसे पहली प्रोसेस क्या थी हमारी? आइसोलेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल। आइसोलेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल, आइसोलेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल का मतलब क्या हुआ? एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हम अपने जीनोमिक डीएनए को या वेक्टर प्लाज्मिड वेक्टर डीएनए को आइसोलेट कर रहे हैं। कहाँ से कर रहे हैं? ऑब्टेन्ड कर रहे हैं फ्रॉम बैक्टीरियल सेल और फ्रॉम द होस्ट सेल। ठीक है, होस्ट सेल से या बैक्टीरियल सेल से हम अपने आइसोलेशन कर रहे हैं जेनेटिक मटेरियल का। तो बेसिकली आइसोलेशन का मतलब क्या हुआ? आइसोलेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हम अपने जेनेटिक मटेरियल डीएनए का या प्लाज्मिड वेक्टर डीएनए का, प्लाज्मिड वेक्टर डीएनए को ऑब्टेन्ड कर रहे हैं। कहाँ से? फ्रॉम द होस्ट सेल से और फ्रॉम द बैक्टीरियल सेल से। ठीक है, उसके इसमें फिर हम फर्स्ट प्रोसेस क्या पढ़ेंगे? आइसोलेशन में हमारी फर्स्ट प्रोसेस क्या होगी? आइसोलेशन का मतलब तो हमें समझ में आ गया कि आइसोलेशन ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हम अपने जेनेटिक मटेरियल को ऑब्टेन कर रहे हैं फ्रॉम वेक्टर से और फ्रॉम द बैक्टीरियल सेल से। तो फर्स्ट प्रोसेस आइसोलेशन में हम पहली स्टेप क्या करेंगे? ठीक है, आइसोलेशन में हम सबसे पहले क्या करेंगे? ब्रेक करेंगे। किसको? जहाँ से हम जैसे हम बैक्टीरियल सेल से अगर आइसोलेट कर रहे हैं तो हम बैक्टीरिया की सेल को क्या करेंगे? रिमूव करेंगे। तो बैक्टीरिया की सेल को रिमूव करने के लिए हम कौन से एंजाइम का यूज करेंगे? लाइसोजाइम। तो हम बैक्टीरिया की सेल वॉल को रिमूव करने के लिए लाइसोजाइम एंजाइम का यूज करेंगे। सपोज करो हम इसको आइसोलेट कर रहे हैं फ्रॉम प्लांट सेल से। ठीक है, तो प्लांट सेल में कौन सी सेल वॉल होती है? सेलुलोज की सेल वॉल होती है। तो हम प्लांट सेल की सेल वॉल को रिमूव करने के लिए कौन से एंजाइम का यूज करेंगे? सेल्यूलेज।
सेल्यूलेज एंजाइम का यूज करेंगे टू ब्रेक सेल्यूलोज सेल वॉल ऑफ प्लांट। ठीक है, अगर हम फंगल सेल की बात करते हैं तो हमें पता है फंगस में किस टाइप की सेल होती है, काइटिन की सेल बनी होती है, काइटिन की सेल होती है। तो फंगल सेल में हम कौन से एंजाइम का यूज करेंगे, काइटिनेज एंजाइम का यूज करेंगे। ठीक है, टू ब्रेक सेल वॉल ऑफ फंगस। ठीक है, तो सबसे पहले हम यही करेंगे। पहली प्रोसेस क्या होगी हमारे आइसोलेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल की। फर्स्ट स्टेप में हम जहाँ से आइसोलेट कर रहे हैं अपनी जेनेटिक मटेरियल को, सबसे पहले उसकी सेल वॉल या सेल मेम्ब्रेन को क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे। ठीक है, तोड़ेंगे। तो हमें ब्रेक करने के लिए अब एंजाइम चाहिए पड़ेंगे। हम ऐसे तो ब्रेक कर नहीं सकते इसको, तो हमें ब्रेक करने के लिए एंजाइम नीडेड होंगे। तो अगर हम बैक्टीरिया की सेल को रिमूव कर रहे हैं, बैक्टीरियल की सेल वॉल को रिमूव कर रहे हैं, तो बैक्टीरियल की सेल वॉल को रिमूव करने के लिए हम लाइसोजाइम एंजाइम का यूज करेंगे। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना कि बैक्टीरियल सेल वॉल को रिमूव करने के लिए हम लाइसोजाइम एंजाइम का यूज करते हैं। अगर हमें प्लांट सेल की सेल वॉल को रिमूव करना है तो हम सेल्यूलेज एंजाइम का यूज करेंगे। मैंने इसके पहले भी बताया है क्लास में कि जब भी लास्ट में एज वर्ड आएगा वो इंडिकेट करेगा कि ये एंजाइम है। जैसे हमने इसके पहले भी पढ़ा है, हमने लाइगेस की बात की थी। लाइगेस क्या करता है, हमारा लाइगेस जोड़ने का काम करता है। ऐसा एंजाइम है जो दो चीजों को जोड़ता है। तो ये लाइगेस, एज वर्ड आ गया, लाइगेस। यहाँ पे भी हम बात करते हैं सेल्यूलेज, सेल्यूलेज एज वर्ड आ गया, जो सेल्यूलोज को ब्रेक करेगा वो सेल्यूलेज हो गया। यहाँ पे भी काइटिनेज, CHITINASE, काइटिनेज एज वर्ड आ गया, जो काइटिन की सेल वॉल को रिमूव करेगा। तो एज वर्ड हमेशा इंडिकेट करते हैं कि ये क्या है, एक्ट कर रहे हैं एज अ एंजाइम की तरह। ठीक है, ये तो एक ट्रिक है ये छोटी सी। तो बैक्टीरिया की सेल वॉल को रिमूव करने के लिए हम लाइसोजाइम एंजाइम का यूज करते हैं। प्लांट सेल की सेल्यूलोज की सेल वॉल को रिमूव करने के लिए हम सेल्यूलेज एंजाइम का यूज करते हैं। और फंगल सेल की सेल वॉल को रिमूव करने के लिए हम काइटिनेज एंजाइम का यूज करते हैं। यहाँ पे हम काइटिनेज एंजाइम का यूज क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जो फंगल की सेल वॉल होती है वो काइटिन की बनी होती है। किसकी बनी होती है, काइटिन की बनी होती है। इसलिए हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, काइटिनेज एंजाइम का यूज कर रहे हैं। तो आइसोलेशन में हमारी जो फर्स्ट प्रोसेस है वो क्या है, ये है कि हम उनकी सेल वॉल को क्या करेंगे, रिमूव करेंगे। अब हमने ये प्रोसेस करके सेल वॉल को तो रिमूव कर लिया। ठीक है, इनने अब क्या कर दिया, रिलीज कर दिया हमारे डीएनए को रिमूव कर दिया, सॉरी रिलीज कर दिया। अब हमारे अब जरूरी नहीं है इन सबके पास, अब डीएनए के साथ साथ इनमें आरएनए भी है, प्रोटीन भी है। तो डीएनए के साथ साथ हमारे जो अदर मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं, जो अदर लार्ज मॉलिक्यूल्स हैं, वो भी रिलीज हो जाएंगे। जैसे कि हमारे हुए क्या, आरएनए, प्रोटीन, पॉलीसैकेराइड्स, ये सब भी हमारे डीएनए के साथ क्या हो जाएंगे, रिलीज हो जाएंगे अलोंग विद द डीएनए। तो इसको रिमूव करने के लिए अब हमारी जो सेकेंड स्टेप होगी वो क्या होगी। फर्स्ट स्टेप में हमने सेल वॉल को रिमूव किया। उसके बाद अब डीएनए हमें मिला तो, लेकिन उसके साथ हमें अदर माइक्रोमोलिक्यूल्स भी मिल गए। तो उसको रिमूव करने के लिए अब हम सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे, अब हमें जो हमारे जो मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं उनको रिमूव करना है हमें। तो उनको रिमूव करने के लिए भी हमें एंजाइम चाहिए पड़ेंगे। अब हम सेकेंड स्टेप में क्या कर रहे हैं, सेकेंड स्टेप में भी हमें अपने एंजाइम, जो हमारे डीएनए के साथ जो अदर मैक्रोमोलिक्यूल्स आ गए हैं उनको रिमूव करना है। तो उनको रिमूव कर, अब हमारे पास आया क्या क्या है, आरएनए आया है, प्रोटीन आए हैं। ठीक है, तो इनको रिमूव करने के लिए हम क्या करेंगे,
फिर से अगेन वही चीज़ आगे कि हम यहाँ पे भी एंजाइम का यूज़ करेंगे। तो आरएनए को रिमूव करने के लिए हम कौन से एंजाइम का यूज़ करेंगे? राइबोन्यूक्लियेज। तो आरएनए रिमूव बाय एंजाइम, कौन सा एंजाइम रिमूव करेगा आरएनए को? राइबोन्यूक्लियेज। राइबोन्यूक्लियस एंजाइम रिमूव कर देगा आरएनए को। वही वर्ड आ गए न्यूक्लियस, एज वर्ड, एक एंजाइम है। राइबो मतलब जो आरएनए को रिमूव करेगा, ऐसा एंजाइम जो आरएनए को रिमूव करता है उसको हम क्या बोलेंगे? राइबोन्यूक्लियस। दूसरा प्रोटीन को, अब प्रोटीन को रिमूव करने के लिए कौन सा एंजाइम बढ़ेगा? प्रोटीन रिमूव बाय एंजाइम प्रोटीएस। प्रोटीएस ऐसी एंजाइम है जो प्रोटीन को रिमूव करते हैं। तो कौन से एंजाइम आ जाएंगे हमारे? प्रोटीएस, जिससे कि हमारे अदर मैक्रोमोलिक्यूल जो है रिमूव हो जाएंगे। सिर्फ हमें अपना जेनेटिक मटेरियल डीएनए ही चाहिए है, तो हमें वो आइसोलेट कर लेंगे हम। ठीक है, तो पहला स्टेप में हमने क्या किया? सेल वॉल को डिग्रेड करके डीएनए को लिया, पर डीएनए के साथ साथ हमारे अदर मैक्रोमोलिक्यूल्स भी आ गए, जैसे कि आरएनए एंड प्रोटीन। तो इनको रिमूव करने के लिए हमने अदर एंजाइम का यूज किया। जैसे हमने आरएनए को रिमूव करने के लिए राइबोन्यूक्लियेज, राइबोन्यूक्लियेज ऐसे एंजाइम है जो आरएनए को रिमूव करेंगे। प्रोटीन को रिमूव करने के लिए हम प्रोटीएस एंजाइम का यूज करेंगे। तो प्रोटीएस ऐसे एंजाइम है हमारे जो प्रोटीन को रिमूव करते हैं। अब हमने इसके पहले फर्स्ट स्टेप में बैक्टीरियल की सेल वॉल को रिमूव किया था, वहां पे हमने कौन सा एंजाइम यूज किया था? लाइसोजाइम। तो लाइसोजाइम आर द एंजाइम दैट रिमूव द बैक्टीरियल सेल वॉल। फिर दूसरा एंजाइम हमने कौन सा यूज किया था? सेल्यूलेज। सेल्यूलेज आर द एंजाइम दैट रिमूव द सेल वॉल ऑफ प्लांट। जो प्लांट की सेल वॉल होती है, जो सेल्यूलेज की बनी होती है, सेल्यूलोज की बनी होती है, उसको रिमूव करता है कौन सा एंजाइम? सेल्यूलेज। फिर तीसरी हमने क्या पढ़ी थी? काइटिन, फंगल की सेल वॉल। अब हमें पता है कि जो फंगस की सेल वॉल है वो काइटिन की बनी होती है। जब हमें फंगस की सेल वॉल को रिमूव करना होगा तो हम कौन सा एंजाइम यूज करेंगे? काइटिनेज। तो काइटिनेज ऐसे एंजाइम है जो फंगल की सेल वॉल को रिमूव करते हैं। तो पहला स्टेप, दूसरा स्टेप। पहले स्टेप में हमने सेल वॉल को रिमूव किया बाय यूजिंग द डिफरेंट एंजाइम। फिर हमने डीएनए को आइसोलेट किया। डीएनए को आइसोलेट जब किया तो हमें अदर मैक्रोमोलिक्यूल्स भी मिले अलोंग विद द डीएनए। तो डीएनए के साथ जो हमें अदर मैक्रोमोलिक्यूल्स मिले, हमें उनको तो जरूरत नहीं है, सिर्फ हमें डीएनए को ही आइसोलेट करना है। तो इनको रिमूव करने के लिए हम कुछ अदर एंजाइम्स का यूज करेंगे ताकि हम अदर मैक्रोमोलिक्यूल्स को रिमूव कर सकें। अब आइसोलेशन में हमारी थर्ड स्टेप क्या है? अब थर्ड स्टेप जो है हमारी आइसोलेशन की, उसमें हम क्या करेंगे? थर्ड स्टेप में हम ये करेंगे, थर्ड स्टेप में हम प्रेसिपिटेशन करेंगे अपने प्यूरिफाइड डीएनए का, जो हमने डीएनए आइसोलेट किया अभी तक। ठीक है, बाय ब्रेकिंग द सेल वॉल। ठीक है, सेल वॉल को रिमूव करने के बाद हमने जो डीएनए आइसोलेट किया उसको हम क्या करेंगे? प्रेसिपिटेट करेंगे। प्रेसिपिटेट द आइसोलेटेड डीएनए। कैसे करेंगे हम प्रेसिपिटेट आइसोलेटेड डीएनए का? आइसोलेटेड डीएनए का हम यहाँ पे क्या करेंगे? प्रेसिपिटेट करेंगे बाय एडिशन ऑफ चिल्ड इथेनॉल। फिर हम यहाँ पे प्रेसिपिटेशन कैसे कर रहे हैं हम अपने आइसोलेटेड डीएनए का? बाय एडिंग चिल्ड इथेनॉल। चिल्ड मतलब ठंडी। ठीक है, चिल्ड इथेनॉल का एडिशन करके हम यहाँ पे क्या कर पा रहे हैं? प्रेसिपिटेट कर पा रहे हैं अपने आइसोलेटेड डीएनए का। अब इसके बाद क्या होगा? ये हमें अपने सस्पेंशन में एज अ फाइन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स दिखेंगे, जिसको हम रिमूव कर सकते हैं बाय स्पूलिंग। तो उस क्रिया को हम क्या बोलते हैं? स्पूलिंग। SPOOLING, स्पूलिंग। ठीक है, तो थर्ड स्टेप में हमने क्या किया?
जो हमारा आइसोलेटेड डीएनए था उसको हमने क्या किया, प्रेसिपिटेट किया बाय यूजिंग द चिल्ड इथेनॉल। ठीक है, इसके बाद हमें इसके फाइन थ्रेड लाइक सस्पेंशन, फाइन थ्रेड लाइक कलेक्शंस दिखेंगे हमें कहाँ पे, सस्पेंशन मीडियम में। फिर हम उसको रिमूव कर सकते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ स्पूलिंग। तो आइसोलेशन करने के लिए हमने 3 स्टेप करी। सबसे पहले स्टेप में हमने सारी सेल वॉल जहाँ से हम आइसोलेट करना चाहते हैं अपने जेनेटिक मटेरियल को, उनकी सेल वॉल को क्या किया, हमने रिमूव किया। तो सेल वॉल को रिमूव, जिससे भी हम, जैसे हम बैक्टीरिया से ले रहे हैं अगर, तो बैक्टीरियल की सेल वॉल को रिमूव करेंगे, उसके लिए हमें लाइसोजाइम एंजाइम चाहिए पड़ेगा। अगर हम प्लांट सेल ले रहे हैं तो प्लांट सेल को रिमूव करने के लिए हमें सेल्यूलेज एंजाइम चाहिए। फंगल सेल ले रहे हैं तो फंगल सेल को रिमूव करने के लिए हमें काइटिनेज एंजाइम चाहिए। अब हमारा डीएनए आइसोलेट हुआ, लेकिन डीएनए के साथ साथ अलोंग विद द डीएनए हमारे अदर मैक्रोमोलिक्यूल्स भी आइसोलेट हो गए, अदर मैक्रोमोलिक्यूल्स भी आ गए, जैसे हमारे आरएनए हुआ, प्रोटीन हुआ। तो हमें सेकेंड स्टेप में अदर मैक्रोमोलिक्यूल्स को भी रिमूव करना है। जैसे हमें आरएनए को रिमूव करना है तो राइबो न्यूक्लियस एंजाइम आ गए। राइबो न्यूक्लियस ऐसे एंजाइम है जो आरएनए को रिमूव करते हैं। दूसरे हमने प्रोटीएज एंजाइम ले लिए, जो हमारे प्रोटीन्स को रिमूव कर दिए। तो हमें एक प्रॉपर डीएनए मिल गया। अब डीएनए मिल गया, थर्ड स्टेप में हमने क्या किया, फिर जो आइसोलेट किया हमने जिस डीएनए को, उसको हमने क्या कर दिया, प्रेसिपिटेट कर दिया। कैसे किया हमने इसका प्रेसिपिटेशन, बाय यूजिंग द चिल्ड इथेनॉल। चिल्ड इथेनॉल से हमने इसका प्रेसिपिटेशन किया, जिसमें हमें फाइन थ्रेड लाइक कलेक्शन सीन हुए हमारे सस्पेंशन में, इन द सस्पेंशन, जिसको हम रिमूव कर सकते हैं बाय स्पूलिंग। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, स्पूलिंग। तो ये हमारी पूरी प्रोसेस है आइसोलेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल। अब हमारी जो दूसरी स्टेप है आइसोलेशन के बाद की, दूसरी स्टेप क्या है हमारे आइसोलेशन के बाद की, दूसरी स्टेप क्या थी हमारी, अब हमें क्या करना है, सेपरेशन करना है अपने आइसोलेटेड डीएनए फ्रेगमेंट का। दूसरी स्टेप क्या थी हमारी, सेपरेशन ऑफ, जो हमने अब आइसोलेट कर लिया अपने डीएनए को, उसको हम क्या कर रहे हैं, सेपरेट कर रहे हैं डीएनए फ्रेगमेंट को। ठीक है, सेपरेशन मतलब अलग अलग कर रहे हैं। अब जो हमने डीएनए आइसोलेट किया है उसको हम क्या कर रहे हैं, सेपरेट कर रहे हैं, अलग अलग कर रहे हैं डीएनए फ्रेगमेंट को। अब हम सेकेंड स्टेप क्या कर रहे हैं, सेपरेशन कर रहे हैं आइसोलेशन डीएनए फ्रेगमेंट का। पहले स्टेप में हमने क्या कर लिया, आइसोलेट कर लिया अपने डीएनए जेनेटिक मटेरियल को। ठीक है, आइसोलेशन करने के बाद अब हम सेपरेट कर रहे हैं उस डीएनए फ्रेगमेंट को। अब हम सेपरेट कैसे करेंगे, सेपरेशन हम कर रहे हैं डीएनए फ्रेगमेंट का बाय एगेरोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। एगेरोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, एगेरोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस एक ऐसी टेक्निक है जिसके थ्रू हम अपने आइसोलेटेड डीएनए फ्रेगमेंट को क्या कर रहे हैं, सेपरेट कर रहे हैं। तो बाय यूजिंग द एगेरोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस हम अपने डीएनए फ्रेगमेंट को क्या कर रहे हैं, सेपरेट कर रहे हैं। अब अगारोस क्या है हमारा, अगारोस एक हमारा पॉलीमर है, ठीक है, जो ऑब्टेन होता है, कहाँ से ऑब्टेन होता है हमारा अगारोस, ऑब्टेन होता है फ्रॉम सीवीड, सीवीड रेड एल्गी। अगारोस हमारा एक पॉलीमर है जो ऑब्टेन होता है फ्रॉम द सीवीड रेड एल्गी, जिसको नाम है ग्रेसिलेरिया और जिलेडियम। ये 2 सीवीड हैं जहां से हमारा एगरोस जो है वो ऑब्टेन होता है। तो हम सेपरेट कैसे कर रहे हैं अपने डीएनए फ्रेगमेंट को, बाय यूजिंग द टेक्निक अगारोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। अब अगारोस क्या है हमारा, ऐसा पॉलीमर है जो ऑब्टेन होता है फ्रॉम द सीवीड से, रेड एल्गे से, ग्रेसिलेरिया एंड जिलेडियम। आई नो ये तुम्हारे सिलेबस पे नहीं होगा शायद, पर ये एक्स्ट्रा नॉलेज है, याद रखना इसको। अब हमें पता है कि हमारा जो डीएनए है
डीएनए हमारा कैसा है, नेगेटिवली चार्ज है। क्यों हमारा डीएनए नेगेटिवली चार्ज है, क्योंकि उसके पास क्या है, हमारा फॉस्फेट ग्रुप है, तो इसकी वजह से हमारा डीएनए क्या है, नेगेटिवली चार्ज है। अब जब हमारा डीएनए नेगेटिवली चार्ज है तो वो मूव कहाँ करेगा, टुवर्ड द पॉजिटिव साइड, क्योंकि लाइक चार्ज रेपल ईच अदर, अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। तो डीएनए हमारा नेगेटिवली चार्ज है तो मूव अट्रैक्ट किसकी साइड करेगा, टुवर्ड द पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो डीएनए बीइंग द नेगेटिवली चार्ज मूव टुवर्ड द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पर मूव करेगा। कैसे करेगा, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, जब यहाँ पे पूरा इलेक्ट्रिक करंट जब पास हो रहा होगा उसके इन्फ्लुएंस में हमारा जो नेगेटिव चार्ज है तो मूव करेगा टुवर्ड द पॉजिटिव। नेगेटिव हमारा कैथोड, यहाँ पे एनोड, तो कैथोड से एनोड की तरह मूव करेगा। यही कहलाते हैं हमारा इलेक्ट्रोफोरेसिस। इलेक्ट्रोफोरेसिस एक ऐसी टेक्निक है जिसमें नेगेटिवली चार्ज जो है मूव करता है टुवर्ड द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोफोरेसिस। जिसमें डीएनए को सेपरेट किया गया है। ये ऐसी टेक्निक जिसमें डीएनए को हम क्या कर रहे हैं, सेपरेट कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइज। साइज के आधार पे हम यहाँ पे डीएनए के फ्रेगमेंट को क्या कर रहे हैं, सेपरेट आउट कर रहे हैं। अब देखो ये जो लार्ज फ्रेगमेंट है हमारे इस वेल में वो ऊपर साइड है और जो हमारे स्मॉल फ्रेगमेंट है वो कैसे, नीचे साइड है। तो ये जो हमारे पूरा सेटअप है एगरोजल इलेक्ट्रोफोरेसिस का, जिसमें हमने क्या डाला है, पहले अगारोज डाला है। ठीक है, अगारोज डाला, फिर उसमें हमने कॉम्ब लगाया, कॉम्ब से हमारे क्या हो गई, ये बेल बन गए। ठीक है, ये कॉम्ब हमने इनबिल्ट किया यहाँ पे, तो ये हमारे क्या बन गए, कॉम्ब बन गए, सॉरी बेल बन गए, ये बेल बन गए जो हमने कॉम्ब इंसर्ट किया उस सॉल्यूशन में। फिर ये सॉल्यूशन थोड़ा सा जब सेमी सॉलिड टाइप का हो गया तो फिर हमने उस कॉम्ब को रिमूव कर दिया। जब हमने उस कॉम्ब को रिमूव किया फिर उसके बाद हमने यहाँ पे सैंपल को लोड किया। सैंपल क्या, हमारा डीएनए, तो हमने यहाँ पे डीएनए सैंपल को लोड कर दिया। अब डीएनए सैंपल को जब हमने इसमें लोड किया तब ये ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइज ये क्या होते गए, सेपरेट आउट हो गए। तो ऊपर वाले जो लार्ज साइज के जो डीएनए मॉलिक्यूल्स होंगे वो ऊपर रह जाएंगे, जो स्मॉल साइज के होंगे वो नीचे रह जाएंगे। ठीक है, ये समझ में आया। तो ये लार्ज फ्रेगमेंट ऊपर साइड हो गया, स्मॉल फ्रेगमेंट नीचे साइड हो गया। यहाँ पे हम सैंपल को लोड कर रहे हैं, ये बेल है, जब हमने इस पर कॉम्ब इंसर्ट किया तो ये बेल बन गए। कैथोड हमारा ऊपर साइड है जहाँ से हम अपने डीएनए सैंपल को डालते हैं। डीएनए सैंपल को हम कहाँ से डालेंगे, कैथोड से। कैथोड की साइड में एनोड की तरह मूव करेगा, नेगेटिव चार्ज मूव टूवर्ड, ये नेगेटिव चार्ज पे डाल रहे हैं ना आप अपने सैंपल को, तो नेगेटिव चार्ज से वो मूव करेगा टूवर्ड द पॉजिटिव अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जब हमने आइसोलेशन कर लिया अपने डीएनए फ्रेगमेंट का, उसके बाद हमने क्या किया, सेपरेट किया किसको, डीएनए फ्रेगमेंट को। अब हमने सेपरेट करने के लिए एक टेक्निक का इस्तेमाल किया, उसका नाम है अगारोस शेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। अब हमारा अगारोस क्या है, अगारोस हमारा एक पॉलीमर है जो ऑब्टेन हुआ है फ्रॉम द सीवीड, रेड एल्गे, ग्लेसिलिया एंड जेलाइडियम। ठीक है, अब हमें पता है कि हमारा जो डीएनए है वो कैसा है, नेगेटिव चार्ज। क्यों है हमारा डीएनए नेगेटिव चार्ज, क्योंकि उसमें फॉस्फेट ग्रुप है। तो जब डीएनए नेगेटिव है तो किस साइड मूव करेगा, टुवर्ड द पॉजिटिव साइड। क्यों, लाइक चार्ज रेपल करते हैं एक दूसरे को और अनलाइक चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, तो नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव साइड की मूव करेगा। ये हमारा पूरा इलेक्ट्रोफोरेसिस का सेटअप है, इसमें हमारा कैथोड ऊपर साइड है, एनोड नीचे साइड है, इसमें हमारा एगारोस जेल भरा हुआ है, यहाँ से हम सैंपल को लोड कर रहे हैं, तो ये साइज के बेसिस पे सेपरेटेड आउट हो जा रहे हैं। ठीक है, फिर हम इसके बाद क्या कर रहे हैं, जब हम अपने अब सेपरेटेड, अब हमें यहाँ पे कुछ दिख नहीं रहा है, अब हम उन सेपरेटेड डीएनए को देखने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक स्टेन करेंगे, फ्लोरोसेंट डाई, एक कलर डाई से हम यहाँ पे डीएनए फ्रेगमेंट को क्या करेंगे, स्टेन करेंगे। कौन सी डाई का यूज करते हैं हम यहाँ पे, ईटीबीआर, ईटीबीआर, इथीरियम
ब्रोमाइड। इथिडियम ब्रोमाइड। इथिडियम ब्रोमाइड एक फ्लोरोसेंट डाई है जो हम इन फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए को स्टेन करने के लिए यूज करेंगे, फॉलोड बाय यूवी एक्सपोजर ऑफ अल्ट्रावायलेट रेज। हम यहाँ पे यूवी रे का भी एक्सपोजर करेंगे। तो हमने क्या किया, डीएनए के फ्रेगमेंट को सेपरेट आउट करने के लिए हमने एक टेक्निक यूज की जिसका नाम है अगारोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। अगारोस एक पॉलीमर है जो रेड एल्गे से ऑब्टेन हुआ है। ठीक है, यहाँ पे हम सेपरेशन कर रहे हैं, किसके बेसिस पे सेपरेशन कर रहे हैं, साइज के आधार पे हम यहाँ पे सेपरेट कर रहे हैं, किसको, डीएनए के फ्रेगमेंट को। ठीक है, अब हमारा डीएनए क्या है, नेगेटिव चार्ज है, तो ये पॉजिटिव साइड मूव करेगा। तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज जो है वो मूव करेगा टूवर्ड द, किसके पास जाएगा नेगेटिव चार्ज, टूवर्ड द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। किसके इन्फ्लुएंस में, इलेक्ट्रिक फील्ड के, क्योंकि यहाँ पे पूरा ही इलेक्ट्रिक करंट पास होगा, उसके इन्फ्लुएंस में हमारा जो नेगेटिव चार्ज है वो पॉजिटिव चार्ज पे मूव करेगा। ठीक है, फिर हमें इन सैंपल्स डीएनए फ्रेगमेंट को देखने के लिए, हमें ये अभी दिख नहीं रहे हैं, पर इनको देखने के लिए हम एक फ्लोरोसेंट डाई का इस्तेमाल करेंगे। फ्लोरोसेंट डाई की कलरफुल डाई होती है जिसको हम स्टेन करने के बाद हम इसको देखेंगे। तो हम यहाँ पे इथिडियम ETBR डाई का यूज करेंगे, ठीक है, जिससे हम अपने सैंपल को, डीएनए के फ्रेगमेंट को देख सकेंगे। ठीक है, और हम यहाँ पे एक्सपोजर किसका भी देंगे, अल्ट्रावायलेट रेज का। तो हमें यहाँ पे ऑरेंज कलर के डीएनए के बैंड्स दिखाई देंगे। ठीक है, ऑरेंज कलर के डीएनए के बैंड्स दिखाई देंगे। अब दीज जो बैंड है डीएनए के वो कट आउट हो जाएंगे। अब सपोज करो हमारा ये बैंड है, हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि हमारा ये बैंड जो हमें चाहिए था, ये हमारा डीएनए का सेगमेंट हमें चाहिए था, तो हमने आइसोलेट कर लिया इसको। तो जो हमारा बैंड है डीएनए का, उसको हम क्या कर सकते हैं, बैंड को कट कर सकते हैं अगारोस जेल से। उसको हम क्या बोलते हैं, इल्यूशन। इसको हम क्या बोलते हैं, इल्यूशन। ठीक है, यहाँ पे हम एक मार्कर का भी यूज करेंगे, यहाँ पे हम एक मार्कर का भी यूज करेंगे जिससे हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि हमें कौन सा फ्रेगमेंट या कौन सा जीन हमें आइसोलेट करना था। तो ये इस प्रोसेस से हम सेपरेट आउट कर सकते हैं अपने डीएनए के फ्रेगमेंट को। तो डीएनए फ्रेगमेंट को सेपरेट करने के लिए हमने जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का यूज किया है, जिसमें नेगेटिव चार्ज मूव कर रहा है टूवर्ड द पॉजिटिव अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, यहाँ पे हम सेपरेशन किसका कर रहे हैं, ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइज के बेसिस पे हम यहाँ पे सेपरेट कर रहे हैं डीएनए के फ्रेगमेंट को। जो बड़े साइज के हैं वो ऊपर रह जाएंगे और जो छोटे साइज के हैं फ्रेगमेंट वो नीचे मूव कर जाएंगे। फिर यहाँ पे हम इन फ्रेगमेंट को देखने के लिए एक डाई का इस्तेमाल कर रहे हैं, एक फ्लोरोसेंट डाई का इस्तेमाल कर रहे हैं जिसका नाम है इथिडियम ब्रोमाइड। यहाँ पे हम यूवी एक्सपोजर भी दे रहे हैं। तो हमें यहाँ पे ऑरेंज कलर के बैंड दिख रहे हैं। ठीक है, ये हमें ऑरेंज कलर के बैंड दिख रहे हैं। अब जो बैंड हमें चाहिए है उसको हम कट आउट भी कर सकते हैं फ्रॉम द अगारोस से, जिसको हम क्या बोलते हैं, इल्यूशन। उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इल्यूशन। अब जो प्यूरिफाइड डीएनए है हमारा, अब जो हमें डीएनए मिल गया है, जो प्यूरिफाइड डीएनए है, उसका हम यूज कर सकते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाने के लिए। तो ये पूरा प्रोसेस है जिससे हम सेपरेट कर सकते हैं डीएनए के फ्रेगमेंट को। पहली प्रोसेस हमने पढ़ी कि हमने आइसोलेशन कैसे किया डीएनए फ्रेगमेंट का। जब हमारा आइसोलेशन हो गया उसके बाद हमने सेपरेट आउट किया डीएनए फ्रेगमेंट को बाय यूजिंग द जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, अगारोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। इसके बाद हमने जो तीसरी स्टेप थी वो पढ़ी थी कटिंग, बाय कटिंग सेगमेंट ऑफ डीएनए बाय रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। तो उस प्रोसेस में सिंपली यही है कि हम उसमें क्या करेंगे, तीसरी स्टेप में हम क्या कर रहे हैं,
कटिंग कर रहे हैं बाय रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसेस। तो हमने इसमें यही बताया था कि हम इस प्रोसेस में क्या करेंगे, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, जो हमने मोड ऑफ मैकेनिज्म पढ़ा था रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का, क्या पढ़ा था उसमें हमने कि ये क्या करेगा, रिकॉग्नाइज करेगा एक स्पेसिफिक सीक्वेंस को या स्पेसिफिक साइट पे, वहां जाके वो कट लगाएगा। ठीक है, तो ये हमारी वर्क करेगा एज अ किसकी तरह, एज अ रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसेस। ठीक है, जो कट करने के बाद क्या करेगा, वेक्टर डीएनए से इसको जोड़ देगा, रिस्ट्रिक्शन उस जीन ऑफ फ्रेगमेंट को, उस डीएनए को, उसके बाद ये क्या करेगा, प्रोजेनी इसकी मेंटेन करेगा टू मेक वेरिएशंस लाने के लिए तो कर रहे हैं हम ये सब। ठीक है, इसके बाद हमारी जो चौथी प्रोसेस थी वो क्या थी, एम्प्लीफिकेशन करना। अब हम चौथी प्रोसेस में क्या कर रहे हैं, एम्प्लीफाइड कर रहे हैं। ठीक है, बाय यूजिंग द पीसीआर। तो अब देखो पीसीआर क्या है हमारा, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। पीसीआर स्टैंड फॉर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। अब हमारी फोर्थ प्रोसेस जो है वो है एम्प्लीफिकेशन ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट यूजिंग द पीसीआर। अब हमें क्या करना है, मल्टीपल कॉपीज बनानी है अपने जीन ऑफ इंटरेस्ट की। अब पीसीआर क्या है, पीसीआर स्टैंड फॉर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। पीसीआर स्टैंड फॉर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। ओके, सो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन एक ऐसा मेथड है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन ऐसा मेथड है टू मेकिंग द मल्टीपल कॉपीज ऑफ डीएनए। ठीक है, जिसमें हम क्या बन रहे हैं, मल्टीपल कॉपीज बना रहे हैं डीएनए की, टू मेक मल्टीपल कॉपीज ऑफ डीएनए बाय यूजिंग द टू सेट ऑफ प्राइमर। ठीक है, प्राइमर्स क्या होते हैं, प्राइमर्स आर द शॉर्ट ओलिगोन्यूक्लियोटाइड। ठीक है, जिसमें हम क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, प्राइमर्स का। ठीक है, प्राइमर क्या है हमारे, शॉर्ट ओलिगो न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, और दूसरी चीज हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं एक एंजाइम का, जो है थर्मस एक्वाटिकस नहीं, टैक पॉलीमरेज एंजाइम का यूज कर रहे हैं, जो ऑब्टेन्ड हुआ है फ्रॉम थर्मस एक्वाटिकस से। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझते हैं पीसीआर के बारे में। ठीक है, पीसीआर स्टैंड करता है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। पहला तो बात यह है कि आपको फुल फॉर्म पता होना चाहिए पीसीआर का। पीसीआर क्या है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। पीसीआर एक ऐसी टेक्निक है जिसमें हम क्या करते हैं, मल्टीपल कॉपीज बनाते हैं डीएनए की। ठीक है, अभी हम देखेंगे कि हम मल्टीपल कॉपीज कैसे बना रहे हैं, पर पहले इसका बेसिक जान लेते हैं कि पीसीआर एक्चुअली है क्या। तो पीसीआर क्या है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, जिसमें हम क्या कर रहे हैं, मल्टीपल कॉपीज बना रहे हैं किसकी, डीएनए की। कैसे बना रहे हैं, बाय यूजिंग द प्राइमर्स। प्राइमर्स क्या है, शॉर्ट ओलिगोन्यूक्लियोटाइड। ठीक है, प्राइमर्स क्या है हमारे, शॉर्ट ओलिगोन्यूक्लियोटाइड। और टैग पॉलीमरेज का एंजाइम हम कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं, जो कहां से ऑब्टेन्ड किया है, फ्रॉम थर्मस एक्वाटिकस, जो कि हमारे हाई टेम्परेचर पे भी काम करता है, स्टेबल रहता है। इतनी बात समझ में आई पीसीआर के बारे में। पीसीआर का फुल फॉर्म पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। पीसीआर क्या है, एक ऐसी टेक्निक है जिसमें हम मल्टीपल कॉपीज बनाते हैं डीएनए की, मतलब बहुत सारी हम कॉपीज बनाते हैं डीएनए की। कैसे बनाते हैं हम डीएनए की बहुत सारी कॉपीज बाय यूजिंग द प्राइमर का यूज करके। अब प्राइमर क्या होते हैं, प्राइमर हमारे शॉर्ट ओलिगोन्यूक्लियोटाइड है, और एक एंजाइम का यूज करते हैं, उसका नाम क्या है, टैग पॉलीमरेज, जो ऑब्टेन्ड कहां से लिया गया है एंजाइम, थर्मस एक्वाटिकस से। ठीक है, इसकी डिस्कवरी थर्मस एक्वाटिकस से की गई है। और जो पीसीआर है, ठीक है, आइसोलेट किया गया है, और जो पीसीआर है वो किसने दिया था, पीसीआर कैरी मुलस ने किया है पीसीआर को, कैरी
म्यूलस। कैरी म्यूलस ने क्या किया, डेवलप्ड किया है पीसीआर को इन 1958 में। ठीक है, कैरी म्यूलस, समझ में आ रहा है, कैरी MULLIS, कैरी म्यूलस इन 1958। तो पीसीआर के बारे में ये याद रखना है कि किसने डेवलप किया था पीसीआर को, कैरी म्यूलस ने डेवलप किया था। कब किया था, 1958 में। पीसीआर स्टैंड फॉर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, जिसमें हम मल्टीपल कॉपीज बनाते हैं डीएनए की बाय यूजिंग द प्राइमर एंड एंजाइम टैग पॉलीमरेज, जो लिया गया है कहाँ से, थर्मस एक्वेटिकस से। इतनी बात समझ में आई। अब पीसीआर की हमारी 3 प्रोसेसेस है जिसके थ्रू हमारा पीसीआर जो है रन होता है। कौन कौन सी 3 प्रोसेस है हमारी पीसीआर की? हमारी जो 3 प्रोसेस है पीसीआर की, पहला प्रोसेस है हमारा जो पीसीआर की प्रोसेस में, वो है डीनेचुरेशन। डीनेचुरेशन, ठीक है। दूसरी क्या है, एनीलिंग। आई होप कि आपको इसके बारे में थोड़ा बहुत पता होगा। अगर नहीं पता है तो इस लेक्चर को थोड़ा ध्यान से सुनना, जब चीज़ें समझ आएंगी। अगर आप ये चीज़ें पहली बार पढ़ रहे हो तो आई नो इट्स टफ, लेकिन इट्स इजी ऑल्सो। एंड थर्ड स्टेप क्या है इसकी, एक्सटेंशन। अगर आप इस लेक्चर को ध्यान से ही सुनते हैं तो आपको इस लेक्चर में ही सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। ठीक है, हमने सिर्फ क्या पढ़ा है, 4th स्टेप पढ़ रहे हैं हम, किसका, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का। 4th प्रोसेस में हम पढ़ रहे हैं क्या, पीसीआर का हम यूज कर रहे हैं, एम्प्लीफिकेशन कर रहे हैं अपने जीन ऑफ इंटरेस्ट का बाय यूजिंग द पीसीआर। पीसीआर स्टैंड फॉर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, पीसीआर किसने डेवलप किया, कैरी म्यूलस ने। कब किया, 1958 में। पीसीआर क्या है, एक ऐसी टेक्निक है जिसमें हम मल्टीपल कॉपीज बनाते हैं डीएनए की। कैसे बनाते हैं, बाय यूजिंग द प्राइमर्स। अब प्राइमर्स क्या होते हैं, प्राइमर्स आर द शॉर्ट ओलिगोन्यूक्लियोटाइड। ठीक है, और दूसरी चीज हम यहाँ पे एक एंजाइम का यूज कर रहे हैं, उसका नाम क्या है, टैग पॉलीमरेजेस एंजाइम, जो कहाँ से लिए गए हैं, थर्मस एक्वेटिकस से। अब जो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन है, पीसीआर है, इसके फॉलोइंग 3 स्टेप्स हैं। इनकी 3 स्टेप्स हैं पीसीआर की। पहली स्टेप क्या है, डीनेचुरेशन। दूसरी स्टेप एनीलिंग। तीसरी स्टेप एक्सटेंशन। तो इसको सीक्वेंस वाइज याद रखना। पीसीआर की 3 प्रोसेस हैं, कौन कौन सी, पहली है हमारी डीनेचुरेशन, दूसरी है एनीलिंग, तीसरी है एक्सटेंशन। ओके, अब हम इसकी पहली प्रोसेस के बारे में पढ़ते हैं, डीनेचुरेशन। अब इसको पीसीआर को हम थर्मल साइकिल भी बोलते हैं। पीसीआर ऑल्सो नोन एज थर्मल साइकिल। क्यों हम पीसीआर को थर्मल, कहीं कहीं पीसीआर ना लिख के सिर्फ थर्मल साइकिल लिख देते हैं, तो आप इसको नहीं बोलेगा, थर्मल साइकिल मीन्स पीसीआर। थर्मल साइकिल क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर का मेन रोल प्ले है। पूरी पीसीआर की प्रोसेस में हमारा टेम्परेचर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, इसलिए हमें आप इसको क्या बोलते हैं, थर्मल साइकिल। तो हम इसकी पहली प्रोसेस पढ़ते हैं, सबसे पहले डीनेचुरेशन। जो फर्स्ट स्टेप है हमारे पीसीआर की पॉलीमरेज चेन रिएक्शन की, वो क्या है, डीनेचुरेशन। तो इस स्टेप में हम अराउंड 90 to 98 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर का यूज करते हैं, जिससे क्या होता है, जो हमारा डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, देखो ये जो हमारा ये हमारा क्या है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है ये हमारा डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। इसमें एडेनिन, ग्वाइनिन, साइटोसिन, थाइमिन की बेस पेयरिंग है। ठीक है, तो ये हमारा 5 प्राइम टू 3 प्राइम, 3 प्राइम टू 5 प्राइम। ठीक है, ये सीक्वेंस है। अब जब हमने फर्स्ट स्टेप में क्या किया, डीनेचुरेशन किया। डीनेचुरेशन मतलब हमने इसको ट्रीट करा दिया अराउंड 90 to 98 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर से। तो हमारे जो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, ये क्या करेगा, टूट जाएगा, सेपरेट हो जाएंगे। मतलब हमारे दोनों स्ट्रैंड क्या हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे। मतलब हमारा जो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है
वो सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए में कन्वर्ट हो जाएगा जब हम इसका डीनेचुरेशन कराएंगे। तो जो पहली स्टेप है पीसीआर की वो क्या है, डीनेचुरेशन, जहां हम टेम्परेचर यूज करते हैं 98 डिग्री सेल्सियस। उसमें क्या होता है कि जो हमारा डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है वो सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो हमारे डबल स्ट्रैंड डीएनए है वो क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। तो डबल स्ट्रैंडेड सिंगल मतलब हमारे जो डबल स्ट्रैंड है वो अलग अलग हो जाएंगे। तो ये हमारे जो स्ट्रैंड है वो क्या हो गए, अलग अलग हो गए इस तरीके से 5 प्राइम 3 प्राइम 3 प्राइम 5 प्राइम। ठीक है, तो पहला स्टेप हमने क्या किया, यहाँ पे डीनेचुरेशन किया। तो हमारे जो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है वो सिंगल स्ट्रैंड में कन्वर्ट हो, मतलब हमारा डबल स्ट्रैंडेड डीएनए जो है वो टूट गया। तो ये अलग अलग स्ट्रैंड मिल गया, हमें सिंगल स्ट्रैंड मिल गया। दूसरी प्रोसेस में हम क्या कर रहे हैं, एनीलिंग। एनीलिंग में हम टेम्परेचर का यूज करते हैं 55 to 60 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर का यूज करते हैं। ठीक है, इसमें अब एनीलिंग में हम क्या करेंगे, प्राइमर्स का यूज करेंगे। अब हमें पता है प्राइमर्स क्या होते हैं, शॉर्ट ओलिगोन्यूक्लियोटाइड। अब हम प्राइमर्स का देखो कैसे यूज कर रहे हैं। ये हमारा टूट क्या था डबल स्ट्रैंडेड डीएनए 5 प्राइम 3 प्राइम 3 प्राइम 5 प्राइम। ठीक है, अब हम यहाँ पे प्राइमर्स लगा देंगे। ये हमारे क्या लग गए इधर, प्राइमर्स। प्राइमर्स के पास ये 5 प्राइम है, प्राइमर्स के पास क्या होते हैं, 3 प्राइम ओएच सीक्वेंस होते हैं। ठीक है, अब इसके पास भी हमारा क्या होगा, 3 प्राइम ओएच सीक्वेंस होगा। ठीक है, प्राइमर्स के पास हमारे क्या होते हैं, 3 प्राइम ओएच, जहां से हमारे जो डीएनए का सिंथेसिस है वो ऐसे स्टार्ट हो जाएगा। तो एनीलिंग प्रोसेस में क्या हो रहा है, डीनेचुरेशन में हमारा डबल स्ट्रैंडेड डीएनए सिंगल स्ट्रैंड में कन्वर्ट हो गया जब हमने 90 to 98 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर का यूज किया। दूसरी प्रोसेस हमने क्या की, एनीलिंग, जहाँ पे हमने 55 to 60 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर का यूज किया। हमने वहाँ पे क्या किया, प्राइमर्स यूज किया, प्राइमर्स का एडिशन करवाया। जब हमने प्राइमर्स का एडिशन करवाया, हमें पता है प्राइमर्स के पास 3 प्राइम ओएच सीक्वेंस फ्री रहता है, तो वहाँ से हमारा जो डीएनए का सिंथेसिस है वो स्टार्ट होना शुरू हो जाएगा। तीसरी स्टेप में हम क्या करेंगे, एक्सटेंशन में हम क्या करेंगे, पॉलीमरेज एंजाइम का यूज करेंगे। अब हम यहाँ पे पॉलीमरेज एंजाइम का यूज करके हम यहाँ पे क्या कर देंगे, फिर से अपना डीएनए स्ट्रैंड बना लेंगे। ठीक है, ये हमारा लगभग 30 साइकिल्स तक चलता है। तो हम ऐसे इस प्रोसेस करके हम मल्टीपल कॉपीज बना लेते हैं डीएनए की। ठीक है, हम वहाँ उसमें सैंपल को लोड करते हैं और रन कर देते हैं। एक पूरा प्रोसेस है, इसको कैसे करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा, इसके थ्रू हम पूरी मल्टीपल कॉपीज बना सकते हैं डीएनए की। तो एम्प्लीफिकेशन ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट बाय यूजिंग द पीसीआर, ये कैसे किया हमने, तो ये पूरा पीसीआर का प्रोसेस ही किया हमने यहाँ पे। पीसीआर क्या है, पीसीआर स्टैंड फॉर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, जो किसने डेवलप किया, कैरी मुलस ने। कब किया, 1978 में। ओके, और पीसीआर क्या है, एक ऐसी टेक्निक है जिसमें हम मल्टीपल कॉपीज बनाते हैं अपने डीएनए की बाय यूजिंग द 2 सेट ऑफ प्राइमर ओलिगोन्यूक्लियोटाइड एंड द एंजाइम। 2 सेट ऑफ प्राइमर्स लिए और एंजाइम लिया हमने यहाँ पे कौन सा, टैप पॉलीमरेज। ठीक है, इसकी 3 स्टेप हैं। फर्स्ट स्टेप हम डीनेचुरेशन करेंगे, सेकंड स्टेप में हम एनीलिंग करेंगे, थर्ड स्टेप में हम इसका एक्सटेंशन कर देंगे। जो डीनेचुरेशन वाली प्रोसेस है उसमें हम 90 to 98 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर ले रहे हैं, जिससे हमारा जो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है वो सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए में कन्वर्ट हो जा रहा है। मतलब जो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है वो टूट के सिंगल बन जा रहा है, तो सिंगल स्ट्रैंड डीएनए में कन्वर्ट हो गया। फिर थर्ड स्टेप में हम क्या कर रहे हैं, टेम्परेचर का यूज कर रहे हैं 55 to 60 डिग्री सेल्सियस, जहां हम प्राइमर का एडिशन करा के
फिर से डीएनए की सिंथेसिस को क्या कर रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, फिर थर्ड स्टेप में हम क्या कर रहे हैं, एक्सटेंशन। अब हम इस स्टेप में एंजाइम ऐड करके हम डीएनए की फिर से सिंथेसिस शुरू कर दे रहे हैं। तो इस तरीके से हम मल्टीपल कॉपीज बना सकते हैं डीएनए की। और इस प्रोसेस को हम, इस पीसीआर प्रोसेस को हम थर्मल साइकिल भी बोलते हैं, बिकॉज इस साइकिल में, इस रिएक्शन में हमारा जो टेम्परेचर है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। तो ये इस तरीके से हम अपने इन जीन ऑफ इंटरेस्ट को एम्पलीफाइड कर सकते हैं बाय यूजिंग द पीसीआर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। हम मल्टीपल कॉपीज बना सकते हैं। अब जो हमारी फिफ्थ स्टेप है वो क्या है, इंसर्शन एंड लाइगेशन ऑफ डीएनए सेगमेंट इनटू वेक्टर। ठीक है, अब जो हमारा डिजायर्ड डीएनए बन गया है उसको हम इंसर्ट मतलब डाल देंगे या लाइगेट या जोड़ देंगे, कहाँ पे, किसको, डीएनए सेगमेंट को, कहाँ पे, इनटू द वेक्टर। हमने वेक्टर को बहुत अच्छे से डिस्कस कर लिया है, तो वेक्टर आपको पता होगा। ठीक है, अब जो हमारा डीएनए बन गया है उसको हम लाइगेट या इंसर्ट कर देंगे वेक्टर में। ठीक है, फिफ्थ स्टेप में हम यही करेंगे, जिससे कि हम क्या बना पाएंगे, अपना फॉर्मेशन कर पाएंगे, किसका, रिकॉम्बिनेंट डीएनए का, जिससे हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना पाए। तो फिफ्थ स्टेप हमने सिंपली पढ़ ली थी। यहाँ पे हम एंजाइम लाइगेज का यूज करेंगे, जिसके थ्रू हमारा जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है वो जाके जुड़ जाएगा हमारे फैक्टर डीएनए के साथ। तो यहाँ इससे हमारा क्या बन जाएगा, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन गया। अब हमारी जो सिक्स्थ प्रोसेस है उसमें हम क्या करेंगे, इंसर्शन करेंगे रिकॉम्बिनेंट डीएनए का इनटू दी होस्ट सेल में। ठीक है, अब सिक्स्थ स्टेप में हम क्या करेंगे, इंसर्शन करेंगे, हमारा जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन गया है उसका इंसर्शन करना है, इंसर्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए इनटू होस्ट सेल में डालेंगे हम। तो इस प्रोसेस को अब हम कल डिस्कस करेंगे। आई होप आपको ये चीजें समझ आएंगी अगर आप लेक्चर को बहुत अच्छे से देखते हैं। हमने सिर्फ आज पूरा प्रोसेस पढ़ा है रिकॉम्बिनेंट डीएनए का, कि किस प्रोसेस से हम अपना रिकॉम्बिनेंट डीएनए सिंथेसाइज कर रहे हैं। पहला प्रोसेस हमने आइसोलेट किया। सबसे पहले प्रोसेस में हमें क्या करना है, आइसोलेशन करना है जेनेटिक मटेरियल का। ठीक है, अब आइसोलेशन भी हमने 3 प्रोसेस से किया था। कैसे किया था, आइसोलेशन सबसे पहले हमें जहाँ से आइसोलेट करना है उसकी सेल वॉल को रिमूव करना है। सपोज अगर हमें बैक्टीरियल की सेल वॉल से करना है तो हमें बैक्टीरियल की सेल वॉल को क्या करना पड़ेगा, रिमूव करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम कौन से एंजाइम का यूज करेंगे, लाइसोजाइम एंजाइम का यूज करेंगे। सपोज करो हमें प्लांट सेल की सेल वॉल को रिमूव करना है, तो प्लांट सेल की सेल वॉल किससे बनी होती है, सेल्यूलोज से बनी होती है। तो हम यहाँ पे एंजाइम कौन से यूज करेंगे, सेल्यूलेज एंजाइम यूज करेंगे। इस तरीके से हम डीएनए को आइसोलेट करेंगे। लेकिन डीएनए के आइसोलेशन के साथ साथ, along with the isolation of the DNA, हम कुछ मैक्रोमोलिक्यूल्स को भी ले लेते हैं। तो उन मैक्रोमोलिक्यूल लाइक प्रोटीन, आरएनए, पॉलीसैकेराइड्स, अब हमें इनको रिमूव करना है। तो इनको रिमूव करने के से आरएनए को रिमूव करना है, तो आरएनए को रिमूव करने के लिए हम राइबोन्यूक्लियेज एंजाइम का यूज करेंगे। हमें जैसे प्रोटीन को रिमूव करना है तो हम प्रोटीएज एंजाइम का यूज करेंगे। इस तरीके से हम मैक्रोमोलिक्यूल्स को भी रिमूव कर देंगे। फिर थर्ड स्टेप में हमने क्या देखा आइसोलेशन की, कि हम क्या करेंगे, प्रेसिपिटेट करेंगे प्यूरिफाइड डीएनए को बाय एडिंग द चिल्ड इथेनॉल। ठीक है, हमने प्रेसिपिटेट कर दिया अपने आइसोलेटेड डीएनए को। इस प्रोसेस से हमने पूरा अपना आइसोलेशन किया डीएनए का। दूसरी स्टेप में क्या पढ़ा था हमने, सेपरेट आउट करना है हमें डीएनए फ्रेगमेंट को। ठीक है, सेपरेट करना है डीएनए फ्रेगमेंट को। कैसे किया था हमने डीएनए फ्रेगमेंट को सेपरेट, बाय यूजिंग जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, अगारो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। अब हमारा अगारोस क्या है, यहाँ पे हमारा अगारोस जो है वो क्या है, पॉलीमर है जो कहाँ से ऑब्टेन्ड हुआ है, फ्रॉम द सीवीड
रेड एल्गी, जिलेडियम एंड ग्रेसिलेरिया। ठीक है, अब हमें पता है कि जो हमारा डीएनए है वो कैसा है, नेगेटिवली चार्ज्ड है। क्यों हमारा डीएनए नेगेटिव चार्ज है, क्योंकि उसके पास क्या है, फॉस्फेट ग्रुप है। ठीक है, इसलिए हमारा डीएनए क्या है, नेगेटिव चार्ज है। इसलिए जो नेगेटिव चार्ज है वो मूव कहाँ करेगा, टुवर्ड द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, मतलब कैथोड से एनोड की तरह मूव करेगा, अंडर द किसके इन्फ्लुएंस में, इलेक्ट्रिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, इलेक्ट्रोफोरेसिस। ठीक है, अब जो हमें पता, अब हमने देखा था कि इलेक्ट्रोफोरेसिस में हम सेपरेट कर रहे हैं डीएनए के फ्रेगमेंट को, किसके बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइज। साइज के बेसिस पे हम डीएनए सेगमेंट को क्या कर रहे हैं, सेपरेट आउट कर रहे हैं। अब हमें ये सारी प्रोसेस हमारे जो इलेक्ट्रोफोरेसिस में हो रही है वो हमें दिख नहीं रही है, तो हमें डीएनए के फ्रेगमेंट्स को देखने के लिए हम यहाँ पे एक फ्लोरोसेंट डाई का यूज करते हैं। कौन सी डाई का यूज करते हैं, इथिडियम ब्रोमाइड। इथिडियम ब्रोमाइड एक फ्लोरोसेंट डाई है जो स्टेन करेगी हमारे डीएनए के फ्रेगमेंट को। ठीक है, और हम इसके साथ साथ अल्ट्रावायलेट रेज का भी एक्सपोजर देंगे, जिससे हमें हमारे जो डीएनए के फ्रेगमेंट्स हैं वो हमें ऑरेंज कलर के बैंड्स दिखने लगेंगे। फिर हम इन बैंड्स को आइसोलेट भी कर सकते हैं उस अगारों से। उस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, इल्यूशन। ठीक है, अब हमने एगारोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से हमने अपने आइसोलेटेड डीएनए को, फ्रेगमेंट को क्या कर लिया, सेपरेट आउट कर लिया। सेपरेट करने के बाद हमने थर्ड स्टेप क्या पढ़ी थी उसकी, कि कटिंग करेंगे हम उस सेपरेटेड डीएनए सेगमेंट का बाय यूजिंग द रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। अब रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस क्या करेंगे, उस स्पेसिफिक साइट को रिकॉग्नाइज करेंगे और उसके बाद उसको कट कर देंगे। इस तरीके से रिस्ट्रिक्शन एंजाइम उस स्पेसिफिक सीक्वेंस जो है डीएनए का उस पर काम कर रहे हैं। जब कटिंग हो गई उसके बाद हमने क्या किया, एम्प्लीफिकेशन किया जीन ऑफ इंटरेस्ट का यूजिंग द पीसीआर। पीसीआर क्या है, एक पॉलीमरेज चेन रिएक्शन है जिसको डेवलप्ड किसने किया है, कैरी मुलस ने। पीसीआर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन को हम थर्मल साइकिल भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें टेम्परेचर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है। ठीक है, इसमें हमने 3 प्रोसेसेस पढ़ी। पहला हमने डीनेचुरेशन किया, दूसरा एनिलिंग किया और तीसरा हमने क्या किया, इसमें एक्सटेंशन किया। डीनेचुरेशन में हमने टेम्परेचर 90 to 98 डिग्री सेल्सियस लिया, जिसमें हमारा जो डबल स्टैंडर्ड डीएनए है वो सिंगल स्ट्रैंड में कन्वर्ट हो गया। दूसरी स्टेप में हमने एनिलिंग कराया, जहाँ पे हमने टेम्परेचर लिया 55 to 60 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, जहाँ पे हमने क्या किया, एडिशन कराया प्राइमर्स का। प्राइमर्स के पास 3 प्राइम OH ग्रुप्स होते हैं, जहाँ से हमारा डीएनए का सिंथेसिस स्टार्ट होगा। ठीक है, थर्ड स्टेप में हमने एक्सटेंशन कराया, जहाँ पे हमने पॉलीमरेज एंजाइम्स का यूज किया। तो इस तरीके से हमारा जो सिंथेसिस है डीएनए की वो फिर से स्टार्ट हो जाएगी। अराउंड 30 साइकिल्स तक ये पूरा स्टेप चलता है। इस तरीके से हम बहुत सारी मल्टीपल कॉपीज बना सकते हैं डीएनए की बाय यूजिंग द पीसीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। तो आज हमने इतना ही पढ़ा। आई होप आप लेक्चर एंजॉय करेंगे और आप इस लेक्चर को ध्यान से पूरा देखिएगा। जो चीज़ समझ में नहीं आए वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।